नमस्ते। हम इस वीडियो में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष विपिन चंद्र द्वारा लिखी गई बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और हम एक एक करके इसके आगे के सभी चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ आपको इस बुक का ऑडियो मिलेगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। 1857 का विद्रोह। 11 मई 1857 दिल्ली की सड़कों पर सवेरा अभी उतर ही रहा था। जिंदगी की हलचल शुरू नहीं हुई थी, तभी मेरठ से आए सिपाहियों का एक दस्ता यमुना पार कर शहर में पहुंचा। उन्हें सामने दिखाई दिया चुंगी का दफ्तर। उन्होंने उसमें आग लगा दी और फिर लाल किले की तरफ बढ़ गए। इन सिपाहियों ने एक दिन पहले ही मेरठ में अपने अंग्रेज अफसरों का आदेश मानने से इनकार कर दिया था और उनकी हत्या कर दी थी। सिपाहियों के शहर में प्रवेश करते ही दिल्ली जैसे नींद से जागी। अच्छी भीड़ इन सिपाहियों के पीछे हो ली। सब रोमांचित थे। राजघाट दरवाज़ा पार कर ये लोग लाल किले के भीतर पहुँचे। सिपाहियों का यह दस्ता यहाँ मुग़ल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील करने आया था कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार कर ले। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन पा रहे मुग़ल सम्राट के पास उस समय इन सिपाहियों की रहनुमाई करने के लिए बचा ही क्या था। फिर भी मुग़ल सम्राट का नया नाम इन सिपाहियों के विद्रोह को महत्व तो प्रदान कर ही सकता था। इसलिए जब सिपाहियों ने सम्राट से रहनुमाई की अपील की तो वह ज़रा हिचकिचाए, क्योंकि वह यह नहीं तय कर पा रहे थे कि इन सिपाहियों के इरादे वाकई में क्या है, और फिर क्या वह खुद इस लायक है कि इस लड़ाई में कोई प्रभावी भूमिका निभा सके। बहरहाल सिपाहियों ने बहादुर शाह को इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि वह खुद का शहंशाह हिंदुस्तान घोषित करे। इसके बाद सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा करने का अभियान शुरू किया। कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर समेत सैकड़ों अंग्रेज इस अभियान में मारे गए। दफ्तरों पर या तो सिपाहियों ने कब्जा कर लिया या उन्हें नष्ट कर दिया। इस तरह सत्ता के केंद्र और प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। विदेशी शासन को समाप्त करने की दिशा में यह असफल लेकिन साहसिक प्रयास था। दिल्ली पर कब्जे और बहादुर शाह द्वितीय द्वारा खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किए जाने से इस विद्रोह को एक सकारात्मक राजनीतिक अर्थ मिला। यही नहीं, इससे गुजरे ज़माने की दिल्ली की ताकत और आन बान की याद भी लोगों के दिमाग में ताज़ा हुई, और यह बात बहुत आस बांधाने वाली साबित हुई। मेरठ का विद्रोह और दिल्ली पर कब्जा तो बस इस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो समूचे उत्तर भारत और पश्चिम व मध्य भारत के कुछ हिस्सों में तो सिपाहियों और नागरिकों के बीच विद्रोह की तेज लहर चल पड़ी। लेकिन दक्षिण भारत इन सब से बिल्कुल अलग थलग रहा। पंजाब और बंगाल पर इसका असर मामूली रहा। बहरहाल कंपनी के 2,32,224 सिपाहियों में से करीब आधे सिपाहियों ने अपनी अपनी रेजिमेंटों को छोड़ दिया और सेना के उस आदेश को फूंक मारकर उड़ा दिया जिसे वर्षों के प्रशिक्षण और अनुशासन के जरिए उन्हें सिखाया गया था। यूं मेरठ विद्रोह के भी पहले से कई छावनियों में असंतोष की चिंगारियां सुलगती रही थी। बरहनपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के नई किस्म की इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि इस रेजिमेंट को मार्च को भंग कर दिया गया। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जवान मंगल पांडे तो इससे भी एक कदम और आगे बढ़ गया और उसने अपने सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी। उससे पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। इस रेजिमेंट को भी भंग कर दिया गया। 7वीं अवध रेजिमेंट के जवानों ने भी अपने अफसरों के आदेश मानने से इनकार कर दिया। इस रेजिमेंट का भी वही हश्र हुआ जो बाकी दोनों रेजिमेंटों का हुआ था। दिल्ली पर कब्जे के एक महीने के भीतर विद्रोह लगभग सभी बड़े केंद्र कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर और झांसी तक फैल गया। इन सब जगहों पर
लोगों में अंग्रेज़ों के खिलाफ गहरी नफरत थी। विद्रोहियों ने हर जगह अंग्रेज़ी प्रशासन के पांव उखाड़ दिए। चूँकि विद्रोही सिपाहियों के पास अपना कोई नेता नहीं था, इसलिए उन्होंने स्थानीय सामंतों, नवाबों और राजाओं को अपने साथ लिया और उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी। ये लोग भी ब्रिटिश हुकूमत के हाथों काफ़ी सताए जा चुके थे, इसलिए उसमें असंतोष तो था ही। वे विद्रोही सिपाहियों के साथ आ गए। कानपुर में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को विद्रोहियों ने अपनी कमान सौंपी। अंग्रेज़ों ने नाना साहब को उत्तराधिकारी नहीं माना था और उन्हें पूना से निर्वासित कर दिया गया था, इसलिए वह उस समय कानपुर में रह रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला, जहां अपदस्थ नवा के प्रति लोगों में गहरी सहानुभूति थी। हजरत महल के बेटे बिरजिस कादिर ने वहां खुद को नवाब घोषित कर दिया और अपना प्रशासन स्थापित किया। सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुसलमान और हिंदुओं को नियुक्त किया। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने रहनुमाई की। हालांकि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। सच तो यह है कि शुरू में उन्होंने कमिश्नर को विद्रोहियों की गतिविधियों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन विद्रोह की लहर के फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेज़ों का कड़ा मुकाबला किया। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। 70 साल की उम्र में जमींदार कुंवर सिंह को अंग्रेज़ों ने दिवालियेपन के कगार पर पहुंचा दिया था, इसलिए वह भीतर ही भीतर अंग्रेज़ों के दुश्मन हो गए थे। अंग्रेज़ों ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली थी और उसे लौटाने की उनकी बार बार की गई अपीलों का भी अंग्रेज़ों पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि उन्होंने खुद किसी विद्रोह की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जैसे ही विद्रोहियों ने सिपाहियों का दस्ता दीनापुर से आरा पहुंचा, कुंवर सिंह उनके साथ हो गए। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में सिपाहियों की कमान संभाली। लॉर्ड डलहौजी के उनके दत्तक पुत्र को उनके पिता का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था और विलय की नीति के तहत उनके राज्य को छीन लिया था। इस फैसले को बदलवाने के लिए रानी ने हर बड़े अफसर का दरवाज़ा खटखटाया, बार बार अपीलें की, पर उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने विद्रोह के इस मौके पर अंग्रेज़ों के साथ बातचीत फिर शुरू करने की कोशिश भी की कि अगर उनकी मांगें मंजूर कर ली जाए तो वह अंग्रेज़ों का साथ देगी और इस तरह झांसी की तरफ से अंग्रेज़ों को कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन अंग्रेज़ अफसरों ने उनके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया। रानी लक्ष्मीबाई ने सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार किया। मार्च 1858 में उनके मैदान संभालने के बाद झांसी में अंग्रेज़ों को बहुत बड़ी टक्कर दी। उस पर काबू पाना अंग्रेज़ों के लिए वाकई बहुत दुरह साबित हुआ। विद्रोह की यह लहर सिर्फ बड़े केंद्रों तक ही सीमित नहीं रही। बंगाल की करीब सभी सैनिक छावनियों और बम्बई की भी कुछ सैनिक छावनियों को इसने अपनी लपेट में ले लिया। सिर्फ मद्रास अछूता रहा। वहाँ सैनिक अपने अंग्रेज अफसरों के प्रति निष्ठावान बने रहे। यहाँ सवाल उठता है कि कंपनी बहादुर की नौकरी में लगे सिपाहियों ने आर्थिक स्थायित्व और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठोकर मारकर विद्रोह क्यों किया? सारी सुविधाओं को त्याग कर सिपाहियों ने अनिश्चित भविष्य का खतरा क्यों मोल लिया? दिल्ली में सिपाहियों ने जो मुनादी की थी वह इससे सवाल का जवाब देती है। सब जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने इन दिनों क्या गंदे तरीके अपनाए। पहले तो उन्होंने सारी हिंदुस्तान की सेना का धर्म नष्ट कर दिया और फिर लोगों को अनिवार्य रूप से ईसाई बनने पर मजबूर किया। इसलिए हम पूरी तरह अपने धर्म पर कायम रहते हुए लोगों के साथ एकजुट हुए और हमने किसी म्लेच्छ को जीवित नहीं छोड़ा।
और इस बुनियाद पर हमने दिल्ली का शासन फिर से स्थापित किया। कंपनी की सैनिक छावनियों में कोई ऐसी सेवा शर्तें थीं जिनसे मुख्यतः उत्तर दक्षिण प्रांतों और अवध से आने वाली सभी ऊंची जाति के हिंदू सिपाहियों के धार्मिक विश्वासों और पूर्वाग्रहों को ठेस पहुंचती थी। शुरू में तो अंग्रेज प्रशासन ने सिपाहियों की बात पर ध्यान दिया और उनकी आपत्तियों को स्वीकार किया। ऐसी व्यवस्था की गई कि सिपाही अपने धर्म और जाति की मान्यताओं और रिवाजों के तहत रह सके। लेकिन जैसे जैसे सेना की जिम्मेदारी बढ़ती गई, न सिर्फ देश के कई हिस्सों में बल्कि विदेशों में भी भारतीय सिपाहियों को भेजा जाने लगा, जो धार्मिक मान्यताओं के तहत उन्हें सुविधाएं दे पाना संभव नहीं रह गया था। फिर एक रेजिमेंट ने भीतर कई अलग अलग जातियों की मौजूदगी और जाति भेद की भावना निश्चित ही सैनिक दृष्टि से कोई फायदे की स्थिति नहीं थी। इसलिए प्रशासन ने सबसे आसान रास्ता सोचा, ब्राह्मणों की भर्ती में कमी लाई जाए। लेकिन यह कोशिश सफल नहीं हुई। 19वीं सदी के मध्य में बंगाल सेना में ऊंची जातियों का ही वर्चस्व था। धार्मिक विरोध सबसे पहले 1824 में उभरा, जब बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट को बर्मा जाने का आदेश दिया गया। हिंदुओं के लिए तब समुद्र पार करने का मतलब था उनका धर्म नष्ट होना। इसलिए सिपाहियों ने इनकार कर दिया। आदेश का विरोध करने वाले सिपाहियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया और रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। अफगान युद्ध के दौरान तो भारतीय सिपाहियों की धार्मिक मान्यताओं को गहरी ठोस लगी। युद्ध के दौरान सिपाहियों को कैसा भी और कुछ भी खाने पीने को मजबूर किया गया। नतीजा यह हुआ कि सिपाहियों के गांव घर के लोगों में यह भावना बैठ गई कि सिपाही धार्मिक मान्यताओं का पालन नहीं कर सकते। इसलिए युद्ध के बाद सिपाहियों के घर लौटने पर बिरादरी में वापस लौटना उनके लिए मुश्किल हो गया। सीताराम नाम का एक सिपाही जब अफगान से लौटा तो न सिर्फ उसने अपने गांव बल्कि अपनी बैरक में भी जाति बाहर घोषित कर दिया गया। इस तरह कंपनी की नौकरी में होने की इज्जत उसे समाज में जगह नहीं दिला सकी। धर्म और जाति कहीं ज़्यादा ताकतवर साबित हुई। अफवाह उड़ी कि सरकार छिपे तौर पर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है, ईसाई बनने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। इस अफवाह से सिपाही और भड़क गए। सरकार और ईसाई मिशनरियों के आपसी रिश्तों ने अफवाह को बल दिया। कुछ छावनियों में मिशनरियों को ईसाई धर्म प्रचार करने की पूरी छूट थी। इसके अलावा आटे में हड्डी का चूरा मिलाने की खबर और नई इनफील्ड राइफल के प्रयोग ने सरकार के प्रति और संदेह पैदा किया। नई राइफल के प्रयोग होने वाली कारतूसों को राइफल में भरने से पहले दांत से खींचकर खोलना पड़ता था। उसमें ग्रीस लगी होती थी, वह गाय और सूअर की चर्बी से बनती थी। सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को इससे ठेस पहुंची। उन्हें लगा कि उनका धर्म खतरे में है। लेकिन उनके क्षोभ का कारण केवल आहत धार्मिक भावनाएं ही नहीं थी, वे खराब सेवा शर्तों के कारण भी क्षुब्ध थे। वेतन बहुत कम था और जिंदगी नरकी है। पैदल सेना के सिपाही को 7 रुपये मिलते थे और घुड़सवार सेना के सिपाही को 27 रुपये। लेकिन इसी में से उसे अपनी वर्दी, भोजन इत्यादि पर भी खर्च करना पड़ता था। समूचे खर्चे के बाद बमुश्किल 1 या 2 रुपये बचते थे। इसके अलावा उन्हें हमेशा यह महसूस होता था कि वह समान वेतनभोगी अपने अंग्रेज साथी का सम्यक बनकर रह गया है। हर कदम पर उसे लगता कि गोरे काले का भेद किया जा रहा है। पदोन्नति और अधिकार दोनों मामले में उसके साथ भेदभाव बढ़ता जाता था। टी.आर. होम्स ने लिखा है, सिपाही जानता था कि वह चाहे जितनी कर्तव्य निष्ठा दिखाए, चाहे जितना बहादुर सैनिक बन जाए, उसे अंग्रेज सैनिक के बराबर वेतन कभी नहीं मिलेगा। 30 वर्ष की कर्तव्य निष्ठा की सेवा भी उसे अंग्रेज अफसर का मातहत होने से बचा नहीं सकेगी। वास्तव में ये सैनिक वर्दी में किसान थे जो अब तक गांव की मिट्टी से जुड़े थे। एक सैनिक अधिकारी ने डलहौजी को संभावित खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। हमारी सेना देश के किसानों के बीच में बनी है,
किसान के कुछ अधिकार है। यदि इन अधिकारों का हनन हुआ तो हम ज़्यादा दिनों तक सेना पर भरोसा नहीं कर सकेंगे। यदि आप भारतीय जनता की संस्थाओं पर कुठाराघात करेंगे तो सेना भारतीय जनता की हमदर्द हो जाएगी, क्योंकि वह इसी के बीच से बनी है। किसी भी व्यक्ति के अधिकारों के हनन का मतलब है किसी न किसी सैनिक के अधिकारों का हनन, क्योंकि हर सैनिक किसी न किसी का या तो बाप है, या बेटा, या भाई, या दूर का रिश्तेदार। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही ऐसा कोई परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। केवल अवध के ही 75,000 सैनिक सेना में थे। कोई भी घटना इन्हें तत्काल प्रभावित करती थी। नए भू राजस्व कानून ने सैनिकों को बहुत प्रभावित किया। इसके खिलाफ केवल सैनिकों की ओर से 15,000 अर्जियां दायर की गई। दिल्ली के विद्रोहियों का घोषणा पत्र इस बात का सबूत था कि सिपाही अंग्रेजी शासन के दमन के प्रति सचेत हो गए थे। इस प्रकार सेना अपने में ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का पर्याय हो गई थी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि सैनिक किसी न किसी तरह आम जनता से जुड़े थे। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो विद्रोही काम कर रहे थे, उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया, विशेषकर उत्तर पश्चिम प्रांतों और अवध में। बंगाल आर्मी में ज़्यादातर सैनिक इन्हीं क्षेत्रों के से भर्ती किए जाते थे। केवल मुजफ्फरनगर और सहारनपुर को छोड़कर बाकी सारे स्थानों पर सिपाहियों के विद्रोह के साथ साथ नागरिकों का भी विद्रोह शुरू हो गया। सिपाहियों के विद्रोह ने ग्रामीणों को कुछ हद तक सरकारी भय से मुक्ति दिलाई और संगठित विद्रोह सड़कों पर आ गया। सरकारी इमारतें फूंक दी गई, खजाना लूटा गया, बैरकें तोड़ी गई, हथियार लूटे गए और जेल के फाटक खोल दिए गए। ग्रामीणों के बीच अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का शंखनाद करने वाले विद्रोही नेताओं का असर समाज के हर तबके पर पड़ा। किसान, दस्तकार, धर्मगुरु, नौकरी पेशा दुकानदार, हर कोई इस विद्रोह में शामिल हो गया और सिपाहियों का विद्रोह आम जनता का विद्रोह बन गया। अंग्रेजी हुकूमत की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक संगठित आवाज़ थी, यह बगावत। लगान के बोझ से किसान पस्त था, वह कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही मकसद था, ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूलना। बतौर उदाहरण 1812 में बरेली में कर उगाही का काम 10 महीने में पूरा कर लिया गया। यह एक रिकॉर्ड था। कर की दर बढ़ा दी गई थी, जिससे 14,73,188 रुपये ज़्यादा वसूल हुए। सरकार ने कर उगाहने वाले अफसरों को बधाई दी। सरकार ने यह सोचा कि इतना अधिक पैसा इतने कम समय में कैसे वसूला गया। जाहिर सी बात है कि अफसरों ने कर वसूलने के लिए जनता पर बेइंतहा जुल्म उठाए। उनसे भी डंडे के बल पर पैसा वसूला गया, जिसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। एक कलेक्टर ने कई बार सरकार को लिखा कि वह अपने इलाके से वसूली नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ सिवाय घास के कोई और फसल नहीं हुई है। सरकार का निर्देश आया, घास अच्छी चीज़ है, इसी को बेचकर टैक्स वसूलिए। सिर्फ गरीब किसान ही परेशान नहीं थे, सामंत भी अंग्रेजी हुकूमत से दुखी थे। विद्रोह के मुख्य केंद्र अवध में तालुकदारों के सारे अधिकार छीन लिए गए थे। लगभग 21,000 तालुकदारों की जागीर छीन ली गई। इन तालुकदारों के पास आय का कोई साधन नहीं बचा, काम कर नहीं सकते थे, भीख मांगने में शर्म आती। मजबूरन इन्होंने सिपाहियों के विद्रोह का समर्थन किया, उसमें शामिल हो गए। इन्हें उम्मीद थी कि शायद फिर उन्हें उसकी जागीर मिल जाए। अंग्रेजी हुकूमत ने शिल्पकारों और दस्तकारों का भी दमन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज ने भारतीय दस्तकारी और शिल्प के प्रति उपेक्षा का रवैया अपनाया। जो थोड़ी बहुत छूट दी भी थी, वह इसलिए कि भारतीय दस्तकार वही बनाए जो अंग्रेज चाहते थे। दुनिया में अपनी कला के लिए मशहूर भारतीय दस्तकार और शिल्पकार भूखे मरने लगे, रोजगार तलाशने लगे, पर रोजगार था कहाँ।
जिस तेजी के साथ दस्तकारी खत्म हुई, उस तेजी के साथ औद्योगिक विकास नहीं हुआ। दूसरी ओर एकाधिकारवादी अंग्रेजी शासन के इशारे पर अंग्रेज अफसरों ने जिस तरह सामाजिक धार्मिक परंपराओं मान्यताओं पर कुठाराघात करना शुरू किया, उससे परंपरावादी हिंदुओं और मुसलमानों को आघात पहुंचा। उन्हें लगा कि सामाजिक परिवर्तन के नाम पर कानून बनाकर अंग्रेज उनके धर्म और संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। उन्हें लगा कि ईसाई मशीनरी उन्हें अपने जाल में फंसाते जा रहे हैं। इस प्रकार परंपरावादी और कट्टरपंथी हिंदू मुसलमान भी अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ हो गए। विद्रोहियों के अनेक घोषणा पत्रों, मनादियों में धर्म और संस्कृति में पर हमले की आशंका का जिक्र है। इस तरह सिपाहियों के विद्रोह और कसमसाती जनता के विद्रोह के संगम से उपजा 1957 का आंदोलन, समूची जनता का अप्रत्याशित विद्रोह। सवाल उठता है कि क्या यह सुनियोजित विद्रोह था या एक भड़का विद्रोह। इसे सुनियोजित इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके ठोस सबूत नहीं मिलते। नेताओं के काम का जो ढंग था उससे लगता नहीं था कि उन्होंने पहले से कोई योजना बनाई थी। हो सकता है कि योजना बनाने की बात सोची गई हो पर उसे कोई अंतिम रूप दिया गया हो, ऐसा लगता नहीं। सिपाही जब मेरठ से दिल्ली पहुंचे तो बहादुर शाह चकित रह गए। उन्होंने आगरा में लेफ्टिनेंट गवर्नर को फौरन सूचना दी। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई भी खबर पाकर विद्रोहियों के साथ हो गई। फैजाबाद के नाना साहब और मौलवी अहमद शाह ने सिपाहियों को विद्रोह के लिए उकसाया था या नहीं, अभी तक इस बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सके हैं। इन दोनों ने विभिन्न छावनियों में गुप्त संपर्क बना लिया था, इस बारे में भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। इसी तरह चपाती और कमल के फूल के माध्यम से संदेश पहुंचाने की बात भी संदेहास्पद है। इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। हाँ, यह बात सच है कि मेरठ की घटना के 1 महीने के भीतर ही विद्रोह की चिंगारी दूर दूर तक फैल गई। विद्रोह के पूर्व किसी प्रकार की योजना या संगठन का भले ही अभाव रहा हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्रोह शुरू होते ही विद्रोहियों ने संगठन बनाने की कोशिश शुरू कर दी। दिल्ली पर कब्जा होते ही आसपास के सभी राज्यों और राजस्थान के शासकों को एक चिट्ठी भेजकर उनके समर्थन में कामना की गई और उन्हें हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया। दिल्ली में एक प्रशासनिक अधिकरण बनाया गया जिसके जिम्मे राज्य के सभी काम थे। इस अधिकरण के 10 सदस्य थे, 6 सेना से और 4 नागरिक विभागों से। सारे निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। अधिकरण सम्राट के नाम पर राजकाज का संचालन करता था। एक ब्रिटिश अधिकारी ने लिखा, दिल्ली की सरकार का स्वरूप कुछ कुछ सेनाशाही की तरह का था। सम्राट सर्वोच्च था और संवैधानिक सम्राट की तरह ही उसका सम्मान किया जाता था, लेकिन संसद के स्थान पर सैनिकों की एक परिषद थी जिसमें सत्ता निहित थी, लेकिन वह सैनिक कमांडर नहीं था। इसी तरह दूसरे केंद्रों में भी संगठन बनाने का प्रयत्न किया गया। सभी विद्रोही नेता बहादुर शाह को सम्राट मानते थे। उन्हीं के नाम पर 10 सिक्के ढाले गए और उन्हीं के नाम पर आदेश भी जारी किए जाते थे। बरेली में खान बहादुर खान मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन चला रहे थे। यह भी अर्थपूर्ण है कि विद्रोही चाहे मेरठ में हो, कानपुर में या झांसी में, उनकी पहली प्रतिक्रिया दिल्ली जाने की ही होती थी। हाथ आई हुई ताकत को बनाए रखने के लिए संगठन तथा राजनीतिक संस्था का गठन करने की जरूरत निश्चित रूप से महसूस की जा रही थी। ब्रिटिश प्रत्याक्रमण के सामने शुरू के धुंधले विचारों के परिष्कृत करने का कोई अवसर नहीं था। 1 साल से ज़्यादा समय तक विद्रोहियों ने भारी कठिनाई के बावजूद अपना संघर्ष वीरतापूर्वक जारी रखा। नए हथियार और गोला बारूद हासिल करने का उनके पास कोई स्रोत नहीं था। ब्रिटिश हथियार खानों से उन्होंने जिन चीज़ों पर कब्जा कर लिया था वे बहुत दूर तक उनका साथ नहीं दे सकती थी और उनका सामना एक ऐसे शत्रु से था जिनके पास आधुनिकतम शस्त्र अस्त्र थे।
इसके अलावा उनके पास कोई तेज संचार व्यवस्था नहीं थी, फलस्वरूप एक दूसरे के कार्यकलाप का संयोजन संभव नहीं था। वे अपने हमवतनों की शक्ति और कमजोरियों से नावाकिफ थे, जिसका नतीजा यह होता था कि मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद नहीं कर पाते थे, सबको अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी थी। यद्यपि विद्रोहियों को जनसाधारण की सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन पूरा देश उनके साथ नहीं था। व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासन न केवल उनसे असंतुष्ट थे, बल्कि अंग्रेजों की सक्रिय मदद कर रहे थे। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सफलता के लिए प्रार्थनाएं भी की थी। कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश भारतीय शासकों ने अपने भविष्य की सुरक्षा अंग्रेजों का साथ देने में देखी और आदमियों तथा साथ सम्मान से उनकी मदद भी की। यह मदद यदि सिपाहियों को मिली होती तो शायद किस्सा कुछ और ही होता। करीब करीब आधे भारतीय सिपाहियों ने केवल विद्रोह ही नहीं किया, बल्कि अपने ही देशवासियों के खिलाफ लड़ाई की। 5 दस्तों की मदद से, जिनमें 1700 ब्रिटिश सैनिक थे और 3200 भारतीय, दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया गया। कश्मीरी गेट को उड़ाने के काम को अंजाम दिया गया। यह 6 ब्रिटिश अफसरों और 24 भारतीयों ने, जिनमें 10 पंजाबी थे और शेष आगरा और अवध के। सच तो यह है कि झांसी की रानी कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला जैसे कुछ एक सम्मानीय अपवादों को छोड़कर विद्रोहियों को अपने नेताओं से कोई खास मदद नहीं मिली। इनमें से अधिकांश इस विद्रोह के महत्व को समझ नहीं पाए और अवसर के अनुकूल खड़े नहीं हो सके। बहादुर शाह और जीनत महल को सिपाहियों पर भरोसा नहीं था और अपनी सुरक्षा के लिए वे ब्रिटिश अधिकारियों से बातचीत चला रहे थे। ज़्यादातर तालुकदारों को महज अपने हितों से मतलब था और मानसिंह जैसे कुछ लोगों ने तो परिस्थिति की मांग के अनुसार कई कई बार अपनी वफादारी बदली। जो चीज़ विद्रोहियों को एक सूत्र में जोड़ती थी वह थी विदेशी हुकूमत के प्रति घृणा। लेकिन उनके पास न तो कोई राजनीतिक दृष्टि थी, न ही भविष्य का कोई साफ नक्शा। वे सब अपने अतीत के कैदी थे और मूलतः अपने विशेषाधिकारों की प्राप्ति के लिए लड़ रहे थे। फलस्वरूप एक राजनीतिक व्यवस्था कायम करने की उनमें क्षमता नहीं थी। ऐसी स्थिति में यह आश्चर्यजनक नहीं है कि वे क्रांतिकारी नेतृत्व नहीं दे सके। जॉन लॉरेंस ने ठीक ही टिप्पणी की है कि अगर उनमें यानी विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। यह होना नहीं था, फिर भी विद्रोहियों ने अनुकरणीय साहस और समर्पण और प्रतिबद्धता का परिचय दिया। हजारों लोगों ने अपने प्रिय आदर्श के लिए लड़ते हुए इज्जत से जान दी। बहरहाल सिर्फ वीरता ही उनमें कहीं अधिक शक्तिशाली ब्रिटिश फौजी का प्रत्याक्रमण झेलने के लिए काफ़ी नहीं थी। सबसे पहले दिल्ली का पतन हुआ 20 सितंबर 1857 को। एक लंबी घमासान लड़ाई के बाद हुमायूं के मकबरे में शरण लिए हुए बहादुर शाह को पकड़ लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और फिर बर्मा भेज दिया गया। चूँकि दिल्ली ही विद्रोहियों की एकमात्र आशा थी, इसलिए उस पर अंग्रेजों का कब्जा होते ही विद्रोह की रीढ़ टूट गई। ब्रिटिश सैनिक सत्ता ने एक के बाद एक सभी केंद्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। झांसी की रानी मर्दानगी के साथ अंत तक लक्ष्य पर अटल रही और युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए 17 जून 1858 को उन्होंने प्राण दे दिए। जनरल ह्यूग रोज ने जिसने उन्हें पराजित किया, अपने दुर्जय शत्रु के बारे में कहा है, यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। नाना साहब ने समर्पण करने से इनकार कर दिया और वे 1859 के शुरू में नेपाल चले गए। उन्हें यह आशा थी कि वे फिर संघर्ष छोड़ सकेंगे। कुंवर सिंह ने अपनी पकी हुई उम्र के बावजूद काफ़ी फुर्ती दिखाई और अंत तक अंग्रेज़ों को पता नहीं लगने दिया कि वे कहाँ हैं। उनकी मृत्यु 9 मई 1858 को हुई। तात्या टोपे ने अपनी इकाई के साथ 1859 को तक गुरिल्ला लड़ाई सफलतापूर्वक जारी रखी, लेकिन एक जमींदार ने उनके साथ धोखा दिया
और अंग्रेज़ों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो इस तरह उस सबसे बड़ी चुनौती का अंत हुआ जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारत में झेलनी पड़ी। चूँकि विद्रोहियों को सफलता नहीं मिली, इसलिए इसके बारे में सिर्फ अनुमान ही किया जा सकता है कि अगर वे सफल हो जाते तो इतिहास की दिशा क्या होती। क्या होता यदि उन्होंने इतिहास की धारा को विपरीत दिशा में मोड़ दिया होता और पुरानी सामंती व्यवस्था को एक नई ताकत के साथ पुनः स्थापित किया होता। यहाँ इस पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इतना तो कहा ही जा सकता है कि उनकी तमाम सीमाओं और दुर्बलताओं के बावजूद उनके सामने एकमात्र विकल्प यही नहीं था। विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने की उनकी कोशिश एक देशभक्तिपूर्ण और इसलिए प्रगतिशील कार्रवाई थी। यदि किसी ऐतिहासिक घटना का महत्व उसकी तात्कालिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं होता, तो 1857 का विद्रोह भी महज एक ऐतिहासिक ट्रेजेडी नहीं थी। अपनी विफलता में भी इसने एक महान उद्देश्य की पूर्ति की। यह उस राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बन गया जिसने वह हासिल कर दिखाया जो विद्रोह हासिल नहीं कर सका।